व्हाट इज पोस्चरल ड्रेनेज? तो बच्चों, पोस्चरल ड्रेनेज एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम पेशेंट को ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में लेके आते हैं, जिससे कि उनके लंग्स के जो सिक्रीशंस है ना वो बाहर आ जाए। ओके, तो ये एक टेक्निक है जो कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंडर आती है। अब देखो, चेस्ट फिजियोथेरेपी जो होता है वो बहुत एक बड़ा ब्रॉड टर्म होता है, बट उसके अंडर एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं पोस्चरल ड्रेनेज। अब इसके प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको बताऊं, तो ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है? ग्रेविटी असिस्टेड मोबिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रीशंस। द पेशेंट इज पोजीशन टू ड्रेन ईच सेगमेंट ऑफ द लंग और अ ग्रुप ऑफ सेगमेंट। अब देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पोस्चरल ड्रेनेज में आखिर हम कर क्या रहे हैं। देखो, आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने देखा कि इसके लंग्स के अंदर काफी सिक्रीशंस हैं और आपको वो सिक्रीशंस बाहर निकालनी है। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सिक्रीशन बाहर निकालने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग, है ना। बट आपने सोचा कि मैं पोस्चरल ड्रेनेज यूज करूंगा या करूंगी पेशेंट की सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए, राइट। अब देखो, इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? ग्रेविटी का। इस टेक्निक के अंदर जो पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक है, इसके अंदर हम ग्रेविटी का मेन रोल मानते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये टेक्निक भी नहीं बनती। अब कैसे, ये बताती हूँ। हमारे पास हमारे शरीर में दो लंग्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होती हैं, है ना। अगर मान लो किसी का लंग है, उसके अपर लोब में आपने पूरा डायग्नोसिस कर लिया, सब कुछ देख लिया आपने कि उसके अपर लोब में आपको बहुत सारी सिक्रीशंस दिख रही हैं, ठीक है। तो अब आप उस पेशेंट को इस तरह से पोजीशन करोगे कि जो लंग का अपर लोब है ना वो उल्टा हो जाए, यानी कि उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो नीचे की तरफ आने लग जाए बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट। सो इसको हम कहते हैं मेन प्रिंसिपल या मेन कॉन्सेप्ट, जो कि आपका पोस्चरल ड्रेनेज में यूज होता है। यानी कि इस तरीके से हमें, अब देखो यहाँ पे हम पेशेंट की पोजीशनिंग किसके बेसिस पे कर रहे हैं? जो लंग का सेगमेंट अफेक्टेड है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, अगर किसी का लोअर लोब अफेक्टेड है लंग का, तो आप लोअर लोब को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की पोजीशनिंग करोगे। मिडल लोब है तो मिडल लोब को ध्यान में रखते हुए आप पेशेंट की पोजीशनिंग करोगे। इसलिए आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि पेशेंट का कौन सा एरिया ऑफ लंग इज अफेक्टेड, जहां पे आपको सिक्रीशन ज्यादा है। ओके, अब देखो कई बार ये होता है ना कि मान लो कोई पेशेंट आया आपके पास, उसका अपर लोब भी अफेक्टेड है और उसका लोअर लोब भी अफेक्टेड है। अब आप ये सोचोगे कि अब मैं पहले कौन सा वाला पोजीशनिंग दूं, क्योंकि सिक्रीशंस तो दोनों में ही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर उसका अपर और लोअर दोनों अफेक्टेड है, तो जो ज्यादा प्रॉब्लम में है, जो ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, उस लोब को हम पहले ड्रेन करवाते हैं, उस लोब के लिए पहले पोजीशनिंग देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम उसको इस तरह से पोजीशनिंग देंगे कि जो ग्रेविटी है वो अपना इफेक्ट लगाएगी और वो सिक्रीशंस जो है वो बाहर आने लग जाएंगी, वो ड्रेन आउट होने लग जाएंगी, ठीक है। तो जो उनका पैसेज है ना वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पोजीशनिंग किस हिसाब से करनी है? लंग की लोब्स की जो पोजीशनिंग है या फिर जो सेगमेंट है उनकी जो पोजीशनिंग है, उस हिसाब से हमें पेशेंट की बॉडी को टर्न करना है या इंक्लाइन करना है, लेटाना है, बैठाना है, उस हिसाब से हम पेशेंट के साथ पोजीशनिंग करेंगे। सो यहाँ पे भी वही चीज बताई हुई है मैंने, ग्रेविटी हेल्प्स टू असेस ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम डिफरेंट लंग सेगमेंट्स। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द पेशेंट इन डिफरेंट पोजीशन। अब यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस क्यों है? क्योंकि देखो, कभी किसी का लेफ्ट लंग अफेक्टेड है, कभी किसी का राइट अफेक्टेड है, कभी किसी का अपर लोब अफेक्टेड होगा, कभी लोअर होगा या फिर मिडल होगा। तो उस हिसाब से आप पेशेंट को पोजीशनिंग दे रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि जो लोब्स हैं वो भी अलग अलग एंगल पे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो आपके लंग हैं वो बस एक ही तरह से काम करते हैं और सबका मतलब ड्रेनेज एक ही पोजीशन से हो जाएगा, नहीं। हमें ग्रेविटी का इफेक्ट देना है तो हमें लंग्स के हिसाब से पोजीशन चेंज करनी होती है। So it is the positioning of the bronchus of the involved segment perpendicular to the ground. अब देखो, आपको क्या करना है, जो लंग की पोजीशनिंग है यानी कि जो सेगमेंट है, जो जिसको आपको ड्रेन करना है, जहां पे आपको पता है यहाँ पे इसके बहुत सारी सिक्रीशंस भरी पड़ी हैं लंग के अंदर, तो आप उसका जो ब्रोंकस है उसको परपेंडिकुलर प्लेस करोगे टू द ग्राउंड, ठीक है, अपनी पोजीशनिंग के द्वारा। ओके,
So the different positions used in postural drainage is based on the anatomy of bronchial tree or lungs. मैंने आपको अभी इस बात पे फोकस किया था कि जो आप पोजीशनिंग दे रहे हो वो ऐसे ही नहीं को अपनी मर्जी से कुछ भी दे दी, आप लंग्स की पोजीशनिंग को देखते हुए पेशेंट को पोजीशनिंग दोगे, ठीक है, क्योंकि लंग्स की पोजीशंस भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, कोई किसी एंगल पे होता है, कोई लोग किसी एंगल पे होती है, लेफ्ट एंड राइट का भी बहुत अलग अलग चलता है, राइट। तो यहाँ पे आप जो एनाटॉमी है लंग की या ब्रोंकियल ट्री की वो आपके लिए पता होनी बहुत मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको एनाटॉमी ही पता नहीं है तो आप फिर पोजीशनिंग दोगे ही कैसे। तो सबसे पहले एनाटॉमी की नॉलेज मस्ट है। अब मैं ब्रीफ एनाटॉमी की अगर बात करूं तो हमारे पास दो लंग्स हैं, ये तो सबको ही पता है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। राइट लंग में क्या होते हैं हमारे अपर, मिडल एंड लोअर लोब, वेराज जो लेफ्ट लंग होता है उसमें अपर और लोअर लोब होती है, मिडल लोब जो है वो सिर्फ राइट लंग के पास होती है। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, अपर लोब को सुपीरियर लोब भी कह देते हैं और लोअर लोब को इंफीरियर लोब भी कहते हैं। राइट लंग में तो मिडल लोब होती है, लेफ्ट लंग में देयर इज नो मिडल लोब, राइट। अब इसको और डिटेल में अगर हम जाएं, अगर मैं राइट लंग लोब की बात करूं यानी कि ये वाली जो लोब है, अगर मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में जाऊं तो इसके अंदर भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो हिस्सा है ये राइट अपर लोब का है, ओके। तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं, सेगमेंट्स दिख रहे हैं, सेम आपको मिडल लोब में दिख रहे हैं राइट वाले की, ओके। एंड सेम गोज फॉर द लोअर लोब, राइट लोअर लोब। तो ये और जाके अंदर बारीक हो रहे हैं, रिफाइन हो रहे हैं। तो अपर लोब के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स आ जाते हैं, एपिकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। मिडल लोब के दो सेगमेंट्स होते हैं, लेटरल एंड मीडियल। लोअर लोब के वी हैव 5 सेगमेंट्स, एपिकल, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। तो ये मैंने राइट लंग को और रिफाइन करके आपको बताया है यहाँ पे कि पर्टिकुलर लोब्स के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं। सेम अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग में हमारे पास दो ही लोब्स थे, अपर और लोअर। अपर लोब में यहाँ पे 4 सेगमेंट्स हैं, एपिकोपोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। लोअर लोब की अगर मैं बात करूं तो देयर इज एपिकल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। तो इन्हीं के बारे में अब हम पोस्चरल ड्रेनेज में पढ़ेंगे, तो ये एनाटॉमी आपको पता होनी इज अ मस्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो आप इमेज में भी देख सकते हो, लेफ्ट अपर लोब के इन्होंने सेगमेंट्स दिखा रखे हैं, लेफ्ट लोअर लोब के सेगमेंट्स हैं एंड सेम विद द राइट, राइट का अपर, मिडल और लोअर तीनों के आपको यहाँ पे सेगमेंट्स दिखा रखे हैं। इनका पता होना हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं किसी पेशेंट को इस वाले लोब में देखो प्रॉब्लम है अगर, ठीक है, यहाँ पे उसकी सिक्रीशन ज्यादा है, ओके। तो अगर आप इस पेशेंट को किस तरीके से पोजीशनिंग दोगे कि जो सिक्रीशंस है, जैसे यहाँ पे इसका लंग है, ओके, यहाँ से सिक्रीशंस यहाँ पे आए, यहाँ आए, इस तरफ जाएं और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल जाए, बाहर की तरफ ड्रेन हो थ्रू माउथ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पोजीशनिंग देनी है। तो अगर मुझे इस वाले उससे सेगमेंट से ड्रेन कराना है तो मेरी पोजीशनिंग कुछ और होगी। अगर मान लो यही सेगमेंट ये वाला आ गया, मान लो मुझे इस सेगमेंट से ड्रेन करवाना है पेशेंट को, तो मेरी पोजीशनिंग जो है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि भाई इसका एंगल तो ऐसे आ रहा है, इसका एंगल नीचे से जा रहा है, इसका थोड़ा साइड से और ऊपर से आ रहा है, राइट। तो ये हर हर ब्रोंकस का ये अलग अलग होगा। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, ये और ऊपर से आ रहा है, सिक्रीशन जो है ये यूं जानी चाहिए, तो मेरी पोजीशनिंग भी तो चेंज हो जाएगी ना। तो ये वही चीज है, तो एनाटॉमी की नॉलेज तो इसमें होनी ही चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट पोजीशंस जो हम यूज करते हैं इन पोस्चरल ड्रेनेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर लोब की, राइट लंग की और लेफ्ट लंग की। हमने देखा था अपर लोब्स तो दोनों में ही होती हैं, राइट और लेफ्ट। तो ये जो पर्पल एरिया में आपको दिख रही है ये है आपकी अपर लोब, ओके। अब हम बात करते हैं इनकी पोजीशनिंग के बारे में। फर्स्ट इज द एपिकल सेगमेंट। तो एपिकल सेगमेंट जो मैंने आपको बताया था, राइट और लेफ्ट लंग दोनों में ही होता है। अपर लोब का जो हिस्सा है कौन सा, एपिकल सेगमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो है वो अपराइट होता है, सीधा बैठा होता है, ओके।
थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे की तरफ या साइडवेज की तरफ वो बेंड हो सकता है, लीन हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसके लेजन की या फिर कौन सा एरिया जो है उसका प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो इसमें बेसिकली पेशेंट जो है वो सीधा बैठा होता है। Is required if there is abscess or stenosis of a bronchus in the apical region। अब आप इमेज में भी देख सकते हो कि हमने पेशेंट को स्ट्रेट बैठाया है, जिससे कि उसका जो एपिकल सेगमेंट है फॉर अपर लोब्स, राइट और लेफ्ट दोनों के लिए सेम ही पोजीशन है। तो कंफ्यूज मत होना कि राइट के लिए हम अपर लोब का एपिकल में कौन सी पोजीशनिंग यूज करेंगे या लेफ्ट के लिए अपर लोब के एपिकल के लिए कौन सी पोजीशनिंग यूज करेंगे, क्योंकि इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। ओके, अब बात करते हैं एंटीरियर सेगमेंट की। तो देखो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, अपर लोब की। लेफ्ट और राइट लंग का जो अपर लोब है उसका जो एंटीरियर सेगमेंट है उसकी क्या पोजीशनिंग है कि जो पेशेंट है वो सीधा लेटा हुआ है, दोनों हाथ उसके साइड में है, नीज जो है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड है, मतलब घुटने के नीचे हमने एक तकिया लगा दिया है। तो ये एंटीरियर सेगमेंट है फॉर राइट एंड लेफ्ट अपर लोब की बात कर रहे हैं हम। इमेज में आप देख सकते हो पेशेंट बिल्कुल सीधा बैठा, सीधा लेटा हुआ है आराम से, और घुटनों के नीचे, नीज के नीचे वी हैव प्लेस्ड अ पिलो। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए। तो पोस्टीरियर सेगमेंट जो अपर लोब का है उसकी जो पोजीशनिंग है पोस्चरल ड्रेनेज के लिए वो राइट के लिए अलग है, लेफ्ट के लिए अलग है। अभी तक हमने एपिकल देखा, एंटीरियर सेगमेंट देखा, तो वो राइट और लेफ्ट दोनों के लिए सेम पोजीशनिंग यूज हो रही थी। बट अब पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या हो गया, डिफर हो गया पोजीशनिंग का। तो राइट लंग का जो अपर लोब है उसके पोस्टीरियर सेगमेंट की क्या पोजीशनिंग होगी। पेशेंट देखो दोनों की जो पोजीशनिंग है ना वो सेम ही रहेगी, बस आपको किस जगह टर्न लेना है ना वो डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द राइट एंड लेफ्ट पोजीशन। तो अगर मैं राइट पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करूं तो पेशेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे लेटेगा। ओके, लेफ्ट साइड की तरफ करके लेटेगा करवट। उसके बाद वो 45 डिग्री अपने फेस को टर्न करेगा, राइट। जो उसका लेफ्ट आर्म है वो पीछे आराम से रख के लेटेगा, और जो राइट आर्म है वो उसके सर के नीचे जो तकिया है उस पे हाथ रख के लेटेगा। राइट नी जो है पेशेंट का वो फ्लेक्स्ड रहेगा। लेफ्ट पोस्टीरियर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट यहाँ पे किस तरफ लेटेगा, सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि हमारे लेफ्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर मैं लेफ्ट में ही लेटा दूंगी तो वो तो और लंग के अंदर घुस जाएगा, है ना। मुझे उसको बाहर निकालना है तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगी, राइट साइड की तरफ लेटूंगी। ओके, इसके बाद हमें उसका जो फेस है वही सेम 45 डिग्रीज पे टर्न करना है। बट इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के कंधे के नीचे हम एटलीस्ट 3 पिलोज लगा देंगे, जिससे उसका जो शोल्डर है वो 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंचेस तक राइज हो जाएगा। ओके, ये किसकी बात हो रही है, लेफ्ट पोस्टीरियर सेगमेंट की। बाकी जो आर्म्स की पोजीशनिंग है वो तो सेम ही रहेगी। एक हाथ जो है राइट आर्म वो पीछे होगा और लेफ्ट आर्म सपोर्टिंग पिलो पे होगा, और इसमें दोनों नी स्लाइटली बेंड रहेंगी। पोस्ट राइट वाले के पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या था, राइट नी ही फ्लेक्स थी, बट यहाँ पे बोथ द नीज आर फ्लेक्स्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपर जो पिक्चर है, ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें they have shown the posterior segment of right upper lobe. In the lower position they have shown posterior segment of the left upper lobe. तो आप देख रहे हो जो लेफ्ट वाला है उसमें हमने जो इसका शोल्डर है, जो हेड है, उसको रेज कर दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर सेगमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज लिंगुलर सेगमेंट, जो कि आपके लेफ्ट लोब में था, लेफ्ट अपर लोब, लेफ्ट लंग का अपर लोब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो इसमें क्या है, पेशेंट जो है वो बैक पे लाया करते हैं, यानी कि सीधा लेटता है। बॉडी जो है वो क्वार्टर टर्न होती है टुवर्ड्स द राइट। अब क्योंकि देखो ये जो सुपीरियर और इंफीरियर सेगमेंट है ये लेफ्ट में है, तो इसको हम टर्न कहाँ कराएंगे, अपोजिट साइड, राइट साइड की तरफ, which is maintained by a pillow under the left side from the shoulder to hip। यानी कि आपको उसको थोड़ी सी करवट दिलानी है। ऐसा होता है ना कि सीधे लेटे हुए और साइड में बिल्कुल साइड लाइन में उसके बीच की जो पोजीशनिंग होती है, उसके बीच की जो पोजीशन आती है उसे हम कहते हैं क्वार्टरली टर्न। तो वो आपको करवाना है विद द हेल्प ऑफ पिलोज। आर्म जो है वो रिलैक्स रहेंगे बाय साइड। जो बेड है
उसका जो फुट है उसको हमें रेज करना है 14 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि 3-4 पिलोज आप उसके पैरों के नीचे भी लगा सकते हो, या फिर अगर आपका बेड इंक्लाइन वाला है तो आप बेड को ही रेज कर सकते हो। जो चेस्ट है इट इज टिल्टेड टू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। सो दिस इज अबाउट द सुपीरियर एंड इंफीरियर सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लंग अपर लोब। अब हम बात करेंगे बच्चों पोजीशंस फॉर मिडिल लोब। राइट, तो मिडिल लोब हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सिर्फ राइट लंग में, लेफ्ट लंग में तो मिडिल लोब होती ही नहीं है। ओके, सो लेटरल एंड मीडियल सेगमेंट की अगर बात करें तो इसकी पोजीशनिंग क्या होगी? पेशेंट जो है वो सीधा लेटा हुआ है, बॉडी जो है वो फिर से क्वार्टरली टर्न्ड है टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब देखो क्योंकि मीडियल और लेटरल सेगमेंट कहाँ पे है? राइट साइड में, तो बॉडी को हमने क्वार्टरली टर्न करा है किस तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ। मेंटेन्ड बाय अ पिलो अंडर द राइट साइड फ्रॉम द शोल्डर टू हिप, और फिर उसके पीछे वाले हिस्से में हमने पिलो लगा दिया ताकि उसको टर्न लेने में आसानी रहे, वो उस पोजीशन में स्टेबल रहे। आर्म्स रिलैक्स्ड बाय द साइड, जो फुट ऑफ द बेड है वो रेज है 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द चेस्ट इज टिल्टेड टू एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। तो अब यहाँ पे पोजीशनिंग देख सकते हो, दिस इज द लेटरल एंड मीडियल सेगमेंट ऑफ द मिडिल लोब। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब पोजीशन फॉर लोअर लोब्स लेफ्ट एंड राइट लंग। अब हमने अपर लोब की बात कर ली, मिडिल लोब की बात कर ली, अब हम आ गए हैं लोअर लोब्स के ऊपर। तो इसका जो एपिकल सेगमेंट हमने पढ़ा था राइट एंड लेफ्ट लंग का, उसमें पेशेंट जो है वो उल्टा लेटता है, हेड किसी भी एक तरफ को टर्न होगा, आर्म जो है वो कंफर्टेबली पोजीशन होंगे बाय द साइड ऑफ द हेड एंड पिलो अंडर द हिप्स। इस तरीके से एपिकल सेगमेंट ऑफ बोथ लोअर लोब। अगर आप एपिकल सेगमेंट ऑफ अपर लोब की बात करो तो वहां पे हमने पेशेंट को सिटिंग में बैठाया था, है ना, बट यहाँ पे हम पेशेंट को उल्टा करके लेटा रहे हैं। फिर आता है हमारा एंटीरियर बेसल सेगमेंट, जो कि राइट और लेफ्ट लोअर लोब्स दोनों में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट जो है लाई फ्लैट ऑन हिज बैक, बटक्स रेस्टिंग ऑन अ पिलो एंड नी बेंड। पेशेंट जो है सीधा लेटा है, हिप्स के नीचे एक पिलो है और जो नीज है वो बेंड है। जो बेड है या फिर जो फुट है पेशेंट का वो रेज होना चाहिए 18 इंचेस यानी कि 46 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द चेस्ट इज टिल्टेड टू एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज। तो ये आप पिलो वगैरह टावल रोल के द्वारा पोजीशनिंग करके ये सब चीजें अचीव कर लेते हो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। देन द पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। अगर मैं अपर लोब की बात करूं तो वहां पे राइट और लेफ्ट दोनों का जो पोस्टीरियर सेगमेंट था उसकी पोजीशनिंग अलग अलग थी, है ना, बट यहाँ पे जो लोअर लोब है उसका जो पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट है उनकी जो पोजीशनिंग है वो एक ही है। पेशेंट लाए फ्लैट ऑन हिज बैक, ठीक है, बटक्स के नीचे अगेन पिल्लो है और नीज बेंड। जो बेड है वो रेज्ड है 46 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड और जो चेस्ट है इट इज टिल्टेड अबाउट 20 डिग्रीज। Right, so this is the posterior basal segment of both lower lobes. अब बात करते हैं लेटरल बेसल सेगमेंट की फॉर राइट एंड लेफ्ट लोअर लोब। तो पेशेंट लाई ऑन अपोजिट साइड विद पिलो अंडर हिप्स। अगर आप राइट का कर रहे हो तो पेशेंट लेफ्ट साइड में टर्न करके लेटेगा, और अगर लेफ्ट साइड कर रहे हो तो राइट साइड। फुट ऑफ द बेड रेज्ड है 46 इंचेस एंड चेस्ट इज टिल्टेड टू एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज। देख सकते हो यहाँ पे आप, दिस इज द लेटरल बेसल सेगमेंट ऑफ बोथ लोअर लोब्स राइट एंड लेफ्ट। देन आता है मीडियल बेसल सेगमेंट जो कि राइट लंग में है। पेशेंट लाई ऑन राइट साइड विद पिलो अंडर हिप्स। अब देखो यही यहाँ पे एक अलग चीज हो जाती है कि हम राइट लंग का मीडियल बेसल सेगमेंट कर रहे हैं बट हम पेशेंट को अगेन राइट साइड ही टर्न करा रहे हैं, वरना अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो आप ड्रेन करवा रहे हो जो सेगमेंट उसके अपोजिट साइड आप टर्न करवाते हो, बट यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे पेशेंट को हम राइट साइड में ही टर्न करवाते हैं, लेटाते हैं। फुट ऑफ द बेड है वो रेज्ड होता है 46 सेंटीमीटर यानी कि 18 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड। चेस्ट इज टिल्टेड टू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो ये जो फुट वाला है और चेस्ट वाला है ये तो लोअर लोब में आपको हर जगह ही देखने को मिल रहा है। ऊपर की पोजीशनिंग चेंज है कि वो किस तरफ टर्न लेगा, या सीधा लेटेगा या उल्टा लेटेगा। So this is the medial basal cardiac segment of right lower lobe. अब देखो पोस्चरल ड्रेनेज जो है वो कभी भी खाना खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखो खाना खाने से तो पहले क्या पेशेंट विल फील टू
टायर्ड कि भाई मुझे तो अब उस पोजीशन में लेटना है। कई बार पेशेंट अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, और खाना खाने के बाद अगर आप लेटाओगे तो पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो अवॉइड करो कि खाना खाने के टाइम पे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में अब ये पोस्चरल ड्रेनेज में आप पेशेंट को ना लेटाओ। ट्रीटमेंट टाइम की अगर हम बात करें, सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सिक्रीशंस इन ईच एरिया एंड द नंबर ऑफ एरियाज हैव टू बी ड्रेन। कितनी क्वांटिटी में उसको, किसी किसी को बहुत ज्यादा सिक्रीशंस हैं और उनके बहुत ज्यादा एरियाज खराब हैं लंग के, है ना, या फिर अगर किसी के एरियाज भी बहुत कम खराब हैं और उसको सिक्रीशंस भी कम है, तो उस तरीके से उनका ट्रीटमेंट टाइम वेरी हो जाएगा। बट वर्स्ट एरियाज हमेशा हमें पहले ड्रेन करवाने, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो 15 टू 20 मिनट्स ईच पोजीशन में आपको स्टे करना है, ताकि जो ड्रेनेज है वो अच्छे से हो जाए। प्रिकॉशंस की क्या बात करेंगे हम इसके अंदर, कि प्रिकॉशंस कौन कौन सी डिजीजेस कंडीशंस हैं जिनको प्रिकॉशंस लेना चाहिए ड्यूरिंग पोस्चरल ड्रेनेज। तो पल्मोनरी एडिमा, हेमोप्टाइसिस, मैसिव ओबेसिटी है, लार्ज प्लूरल इफ्यूजन है, या मैसिव एस्काइटिस है। तो इन कंडीशंस में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जहाँ पे आपको पोस्चरल ड्रेनेज देना ही नहीं है, कुछ ही हो जाए। तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है पेशेंट, रीसेंट इसोफेगियल एनास्टोमोसिस है, रीसेंट स्पाइनल फ्यूजन या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है पेशेंट को, रीसेंट में कोई हेड ट्रॉमा हुआ है, डायफ्रामेटिक हर्निया है, या फिर रीसेंट आई सर्जरी है। तो इन सारी कंडीशंस में आपको पोस्चरल ड्रेनेज नहीं देना है।